नमस्कार। होकालूके की खबर होकालूरे माँ कामाख्या अहम भूमि आही मोए आनंदितो। थैंक यू सो मच। मेरी मातृभाषा असमीज़ नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो या हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं जितनी देर इस सभागार में बैठा कुछ समझने की, सीखने की कोशिश की है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले ND24 के CMD किशोर साहब का। थैंक यू सो मच किशोर साहब। डायरेक्टर पल्लवी जी का थैंक यू सो मच मैम। एडिटर इन चीफ राजदीप भाईलंग बरुआ साहब का थैंक यू राजदीप। और सबसे अधिक तो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऋषिकेश दा, थैंक यू सो मच। आपसे एक बार फिर मुलाकात हुई और औपचारिक मंच पर अनौपचारिक बातचीत पर्दे के पीछे भी हुई। थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि इस सभागार में, इस ऑडिटोरियम में बहुत से ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रदेश को, इस राज्य को, इस जगह को बनाने में बहुत अहम रोल अदा किए हैं। उन सब का तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिनंदन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपनी तरफ से आप सबका। मेरी ये पहली असम यात्रा है। मैं गुवाहाटी में पहली बार पहुंचा हूं। न जाने क्यों ये राज्य मुझसे छूटा रह गया। मैं 30 साल से जर्नलिज्म में हूं और 30 साल लगे मुझे दिल्ली से गुवाहाटी का रास्ता तय करने में। आज मुझे भी शर्म आ रही है इस बात को लेके, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऐसे आए कि अब ये जाने का मन नहीं कर रहा है और अभी आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं। इतनी अच्छी मेज़बानी, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू किशोर साहब। मुझे कहा गया कि मुझे की नोट एड्रेस देना है। मैंने पूछा टॉपिक क्या है? बोले जो आपको अच्छा लगे। राइट? अब मुझे जो अच्छा लगेगा वो सबको अच्छा नहीं लगेगा, तो जो मुझे अच्छा लगेगा वो सबको क्यों अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हम सब आज के दौर में टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म हम सब कंज्यूम करते हैं ना किसी तरीके से। और इस सभागार में बहुत से ऐसे यंग एस्पिरेंट बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आज नहीं तो कल शायद जर्नलिज्म की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो अपने जीवन के कुछ वाक़ये बताना चाहूँगा। अपने काम को करने में कठिनाइयाँ जो आईं वो आपको बताना चाहूँगा, और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहूँगा जिससे शायद आप सब जानते होंगे पर कभी रियलाइज़ नहीं करते होंगे। और शुरुआत कड़वी गोली से ही करता हूँ। मीठी मीठी बातें तो सब करते हैं और काफ़ी देर से बहुत कुछ मीठा हो रहा है। ज़्यादा मीठा खाने से बदहज़मी भी हो जाती है। मैंने 1995 से 95-96 में मैंने मास कॉम का कोर्स किया दिल्ली में, और 96 से लेके आज 2025 तक लगातार मैं काम कर रहा हूँ विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक। करीब 30 साल हो गए हैं और इस 30 साल में 96 से लेके 2025 के बीच में जितनी घटनाएं घटी भारत में, भारत के आसपास, या ऐसी तमाम घटनाएं जिससे हम और आप बावफ्ता होते रहते हैं, हमारे आसपास होती रहती हैं, तो मुझे लगा कि मैंने लगभग सब कुछ कवर किया। अगर डायरेक्टली फिजिकली वहाँ जाके नहीं किया तो एज ए न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ प्रेजेंटर कवर किया स्क्रीन पे आने की वजह से। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए पिछले 7-8-10 सालों से, तो और ज़्यादा काम की डिमांड बढ़ गई। पहले हम लोग दिन में एक स्टोरी करते थे, अब कहा जाता है कि दिन में वही स्टोरी को 3 बार करो। एक बार टीवी के लिए करो, एक बार डिजिटल के लिए करो, एक बार एक्सप्लेनर करो, एक बार पॉडकास्ट करो। मतलब वही काम को 3-3, 4-4 बार कराया जाता है। तनख्वाह नहीं बढ़ती है, तनख्वाह उतनी मिलती है जो पहले एक काम की मिलती थी, वही 4 काम की भी उतनी मिलती है।
तो कड़वी बात ये, माफ़ करिएगा, हम सब, मगर मैं सबसे पूछूं, एक त्वरित सर्वे कराऊं मैं कि कितने लोग अभी भी रात को घड़ी देख के इंतज़ार करते हैं अपने फेवरेट टीवी न्यूज़ शो का, कि मैं 7 बजे का ये शो देखूंगा, 8 बजे का ये शो देखूंगा, 9 बजे का ये शो देखूंगा। और मैं असमीज़ चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव, मैं दिल्ली में बैठ के देखता हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ के दर्शक को क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। पर अगर मैं ये पूछूं आप में से सबसे, और आप खुद सोचिएगा मन में कि आप में से कितने लोग हैं जो आप इंतज़ार करते हैं कि मुझे 7 बजे का ये शो देखना है आज, या 8 बजे उसका शो देखना है, 9 बजे उसका शो देखना है, जो आज से 10 साल पहले होता था। अब नहीं होता ऐसा। वो अपॉइंटमेंट विंग जिसको हम बोलते थे कि इस पर्टिकुलर समय पे ये शो आता है, वो अब कोई किसी उसका मोहताज नहीं रहा, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं। सब न्यूज़ शो की क्लिप्स आ जाती हैं, सबके यूट्यूब लिंक्स आ जाते हैं। तो मैं अभी क्यों देखूं, मैं रात को देख लूँगा, मैं कल सुबह उठ के देख लूँगा वॉक करते समय, मैं एक्सरसाइज करूँगा तो साथ में प्ले कर लूँगा। वाई शुड आई वॉच इट नाउ? अपॉइंटमेंट विंग ख़त्म कर दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आने के बाद, एक्सेस बढ़ा दिया। पहले टीवी पे आप, जब एक घर में एक टीवी था, उसको 5 आदमी 6 आदमी घर में जितने लोग थे सब बैठ के देखते थे। पर अब वही चीज़ 6 हाथ में फ़ोन है, सबके अपने अपने मोबाइल फ़ोन, और सब उस चीज़ को अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने पसंद के अनुसार देख रहे हैं। कोई फॉरवर्ड करके देख रहा है, कोई स्लोमो करके देख रहा है, कोई रिपीट करके देख रहा है, कोई सोच रहा है कि कल भी तो ऐसे ही शो देखा था मैंने कहीं पे, वो वहाँ जाके सर्च कर रहा है। डिजिटल आने का फ़ायदा बहुत हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि टीवी को नुकसान बहुत हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि हम लोग मतलब हम जो न्यूज़ प्रेजेंटर्स हैं, मैं और राजदीप जैसे लोग, जो समय पर टीवी खोल के देखने के लिए, हमने खुद ने टीवी ऐसे ही देखा है। मैं क्यों टीवी में आया, डॉक्टर प्रणय रॉय को देखता था एनडीटीवी पे वर्ल्ड दिस वीक करते हुए, तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो मैं वहाँ से विनोद दुआ साहब को देखा कि उनके जैसा कुछ करना है। तो वो पागलपन यहाँ तक लेके चला आया। तब उनका बुलेटिन का समय होता था, टाइम होता था, इंतज़ार करते थे, खाना आना खा के तैयार होकर बैठ जाते थे, रात को 9 बजे देखना होता था। अब ऐसा नहीं है। तो हम जैसे टीवी के लोग जो समय के लिए बड़े पर्टिकुलर थे कि मेरा शो तो 9 बजे आना चाहिए, मेरा शो तो 8 बजे आना चाहिए, प्राइम टाइम पे आना चाहिए। अब कुछ भी प्राइम टाइम नहीं बचा है, अब हर चीज़ प्राइम टाइम हो चुकी है। आलम ये हो गया है कि लोगों ने अपने शो का नाम ही प्राइम टाइम रख लिया है। प्राइम टाइम किसको कहलाएं, तो लोगों ने बुलेटिन का नाम ही प्राइम टाइम रख लिया, क्योंकि अब प्राइम टाइम कुछ बचा ही नहीं। अब 6 बजे भी प्राइम टाइम है, 7 बजे भी प्राइम टाइम है, 8 बजे भी प्राइम टाइम है, 9 बजे भी प्राइम टाइम है। आप दोपहर में देख रहे हैं, जब आपके पास समय तब प्राइम टाइम है। इस पूरी प्रक्रिया में हम ये भूल गए, हम दर्शक, व्यूअर, चाहे आप असमीज़ के हैं, चाहे हिंदी के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, जिस भी भाषा के हैं, हम ये भूल गए कि हमारे कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं। हम टीवी क्यों देखते हैं, खासकर न्यूज़ चैनल क्यों देखते हैं? कोई चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब पर क्योंकि न्यूज़ का डिजिटल के आने से इतना बड़ा भंडार आपके पास आ गया, इतना बड़ा न्यूज़ फ्लो आपके पास आ गया, इतनी सारी चॉइसेस आपके पास आ गई, इतना बम्बार्डमेंट आपके ऊपर होने लगा, इतना ज़्यादा फोर्स करके चीज़ें आपको दिखाई जाने लगी, परोसी जाने लगी, थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थैंक्स टू आप रियलाइज़ भी करते होंगे कई बार, अगर आप रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो अपने आप चलता है, आपको सर्च नहीं करना पड़ता है। आप एक कोई देख लें, उसके बाद अपने आप चलता रहेगा इंस्टाग्राम पे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपको पता ही नहीं आप क्या देख रहे हैं। और जिस पे भी आप 1 सेकंड के लिए रुक गए, उसने पढ़ लिया कि आपको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। वो जो तीसरी आंख बैठी हुई है,
जो ऊपर वाला सब देख रहा है, जो मार्क ज़करबर्ग भी हो सकता है, जो कहीं बैठ के आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपको पसंद क्या है, आपने कहाँ पे आके, किस वीडियो पे आके कुछ सेकंड के लिए रुके आप, फिर वो वैसी चीज़ें आपको और दिखाता है। आप अगर हम सबके पास स्मार्टफोन है, आप 2 मिनट के लिए अपने फ़ोन के आसपास खड़े होकर बात करिए कि चलो घूमने इस बार यूरोप चलते हैं। शर्तिया बोल रहा हूँ मैं, गारंटीड आप यूरोप का नाम लेंगे, अगली बार आप जैसे ही कोई भी ट्रैवल साइट खोलेंगे, सबसे पहले यूरोप का टिकट आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपका ये फ़ोन आपको सुन रहा है 24 घंटे, इज लिसनिंग टू यू। ये सुन रहा है, ये आपको देख रहा है, इसका कैमरा, इसका माइक 24 घंटे आप पे नजर रखे हुए हैं। इसने हमको, मैंने कहा ना डिजिटल का फायदा बहुत हुआ, पर इस डिजिटल ने कब हमको अपना कैप्टिव कर लिया हमको पता ही नहीं चला। अब ये हमको वही चीजें दिखाता है जो हमने गलती से कभी ऐसे ही देख ली थी, मजे मजे में देख ली थी, उसको लगा कि यही इसको पसंद है, तो वही वही चीजें दिखाया जा रहा है आपको। अगर मैं एक दिन क्रिकेट मैच देख लूं इसके ऊपर क्लिपिंग्स, तो मुझे सारे क्रिकेट मैच दिखाता रहेगा। एक दिन मैंने भजन सुन लिए तो भजन दिखाने लगेगा। इसको कंफ्यूज करना पड़ता है। अगर मैं इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा तो ये मुझे वही चीज सर्व करता है जो इसको मुझे दिखानी है, जो बहुत खतरनाक चीज है। मुझे, अगर मैं डाइवर्स ओपिनियन नहीं जानूंगा, अगर मैं एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस कोई पीछे भागता रहूंगा, तो किस बात का लोकतंत्र, किस बात की डाइवर्सिटी, किस बात का सेलिब्रेशन ऑफ थॉट्स। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और मैं इसको चीख चीख कर कहता हूं हर मंच पे, एंड आई फील प्राउड। वी शुड सेलिब्रेट अवर डिफरेंसेस। हम अपने मत भिन्नताओं को, अपने ओपिनियंस को हमको जश्न मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव बनाना चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि शाम है और आप कह रहे हैं कि नहीं रात हो गई है। आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। मैं दिल्ली के हिसाब से देख रहा हूं कि 6 बजे वहां शाम होती है, पर यहां तो ईस्ट में मैं आ चुका हूं तो यहां तो रात हो जाती है। यहां पे आदमी 9 बजे सो जाता होगा, दिल्ली में 12 बजे सोता है। आई एम जस्ट सेइंग, हम दोनों लोग ठीक हैं। इस डिजिटल मीडिया ने आके हमारे थॉट प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इतना कैप्टिव कर लिया, इतना कैप्टिव कर लिया कि हमको एहसास ही नहीं हुआ कि हम कहां, किस जगह फंसते जा रहे हैं, किस खतरनाक जगह जाते जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपके हाथ में है, ये आपका पपलू है, ये आपका जोकर है। आप लोग अगर ताश खेलते हैं तो ताश में एक जोकर लगा दो और कोई भी पत्ता डालो तो वो कार्ड जीत जाता है। तो ये आप इसको आपको खेलना है। ये जिस दिन आपको खेलने लगेगा ना, वो दिन बड़ा खतरनाक आ जाएगा। इसके हिसाब से हमको नहीं चलना है। इसको अपना पिछलग्गू बनाओ, ना कि इसके पिछलग्गू बनो। पहली चीज जो मैं सबसे बहुत खास तौर पर इस मंच पे बोलना चाहता हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपको कब कैप्टिव बना रहे हैं, कब आपको एक जैसी चीज परोस रहे हैं, कब आपको फोर्स्ड व्यूइंग के लिए मजबूर कर रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और आजकल के दौर में जब हम लोग यहाँ पर, मैं कई सारे सीनियर सिटीजन्स को बैठा देख रहा हूं, डिजिटल स्कैम्स चल रहे हैं, सबके पास बेतुके कॉल्स आते होंगे, खासकर बुजुर्गों के पास। हमारे डेटा जो हम कहीं भी अपना फ़ोन नंबर लिख के दे देते हैं, किसी भी फ़ोन नंबर में कहीं कोई फॉर्म भरा, वहाँ फ़ोन नंबर दे दिया, वो फ़ोन नंबर, वो डेटा कब से कहाँ बिक गया आपको पता ही नहीं है। आपने बैंक में भर के दिया फॉर एग्जाम्पल, बैंक वाले ने कब किसके एजेंसी को बेच दिया आपका डेटा आपको पता ही नहीं है। उसमें सारी इंफॉर्मेशन है आपकी, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका
आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वो पब्लिक डोमेन में, हम सबका डेटा पब्लिक डोमेन में है। हिंदुस्तान का हमारे साथ दिक्कत यही हुई कि हम लोग लिटरेट बाद में हुए, पहले कंप्यूटराइज लिटरेट पहले हो गए। हमारे पास कंप्यूटर पहले आ गया, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमको बाद में पता लगा। हमारा डेटा पब्लिक डोमेन में जाता है, पब्लिक डोमेन से आपके पास दोपहर में फोन आता है, आप नींद में होते हैं, अधिकतर लोग, खासकर बुजुर्ग जिनकी एज उनको पता है, 60 साल के आसपास, 55 साल के आसपास, 2-3 बजे फोन आएगा, सर आपका एक पार्सल वापस लौट गया है, मैं ब्लू डार्ट कंपनी से बोल रहा हूँ, और अगर आपको अपना पार्सल छुड़वाना है तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, ऐसा कॉल आएगा। या आपने फला जगह पे कार्ड स्वाइप किया था पेट्रोल भराते समय, वो चेक वो बाउंस हो गया अमाउंट, आपको उसका पेमेंट करना है, मैं फिर से आपका कार्ड नंबर बोल रहा हूँ, आप पीछे का जो 3 लेटर CVV नंबर होता है वो आप मुझे बता दीजिए। या आपने कभी गलती से कोई ऐसी वेबसाइट खोल ली जो नहीं देखनी चाहिए, गलती से खुल गई, वो डेटा वहाँ चला गया, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि आपने गलती से वो साइट खोली थी, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, मैं आपकी फैमिली के साथ शेयर कर दूंगा। ऐसे धांधलियाँ खूब हो रही हैं, खासकर बुजुर्गों के साथ, पढ़े लिखे समझदार लोगों के साथ। बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ जितनी फ़ायदेमंद है उतनी खतरनाक भी है, इससे बहुत सचेत संभल कर रही है। जब ये नहीं था, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 90s में, 80s में, वो वाले फ़ोन हुआ करते थे, लैंडलाइन वाले, ट्र 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 9, 8, 7 ऐसे मिलाना पड़ता था नंबर, रिंग घुमा के। तब भी तो हम लोग जी रहे थे। एक मोहल्ले में एक के घर में फ़ोन होता था, बुला के लाते थे पड़ोसी को, अंकल आपका फ़ोन आने वाला है, 10 मिनट के बाद कलकत्ता से आइए, बैठिए हमारे घर में आके। तब भी तो हम लोग सोशली जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? आज भी वो अभी भी क्यों नहीं हो सकता है? तो इस चीज़ ने हमको इतना मोहताज अपना बना लिया है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके हाथों में हम खेल रहे हैं। और बड़े बड़े नेटवर्क, बड़े बड़े जालसाज हिंदुस्तान के बाहर बैठे हुए हमारा मिसयूज कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया करिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, टीवी की दुनिया से मैं आता हूं, और जो बात मैं शुरू में कर रहा था कि टीवी में लोग बाग, अब अपॉइंटमेंट व्यूइंग नहीं बची, डिजिटल का ज़माना आ गया है। उसकी बहुत बड़ी एक और वजह ये भी है, आज की डेट में हम सब, अगर मैं कहूँ कि कितने लोग न्यूज़ चैनल का देखते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास शिकायतें होंगी। खासकर मुझे नहीं पता असम के बारे में, हिंदी और इंग्लिश के बारे में बोल सकता हूँ मैं, कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो गया है, चीख चिल्लाहट हो गई है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक टॉपिक लेते हैं, 8 आदमी 10 आदमी बैठे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। एम आई राइट? ये शिकायत सबकी होगी ना? ऐसा यहाँ भी होता है? यहाँ तो नहीं होता होगा ना? होता है? ईमानदार है भाई। ये सबसे आसान जर्नलिज्म है मेरे लिए। क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक हिंदी को नहीं, एक टॉपिक कुछ और, कोई भी एक टॉपिक मान लीजिए, इस पर आज डिबेट करेंगे। तो क्या करना है? एक कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उठाया किसी मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसके फेवर के, उसके अगेंस्ट के लोग बिठाए, 4 आदमी, 4 इस तरफ के, 4 इस तरफ के, बीच में एंकर बैठ गया और बोलो, अब तुम जवाब दो, अब आप बोलिए, आपको ऐसा कहा, उसने ये कहा, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, अरे आप तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, अरे आप चुप कैसे रह गए? एंकर सिर्फ लड़वा रहा है,
वो हिंदी फिल्मों में पुराने ज़माने में, मैं यूपी से आता हूँ, वहाँ मुर्गा लड़ाने की कंपटीशन होता था। पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं होता है। हम लोग मुर्गा लड़ाते, कॉक फाइट जिसको कहते हैं, हम लोग ये करते हैं। ये सबसे आसान जर्नलिज्म है। इसमें एक रत्ती का खर्चा नहीं है मेरा। अगर मैं अभी यहाँ तो चैनल ओनर्स बैठे हुए हैं, सिंपल सा लॉजिक पूछूं कि अगर आप एक स्टोरी ग्राउंड पे जाके कवर करते हैं, 3 मिनट की स्टोरी, गुवाहाटी में आपके, हम यहाँ बैठे इस हॉल से 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे आपका रिपोर्टर जाए, सरकारी अस्पताल की स्थिति देखे, 3 मिनट का कैप्सूल बनाए और फाइल करे। रिपोर्टर जाएगा, साथ में कैमरामैन जाएगा, गाड़ी लगेगी, 4 आदमी से घूमेगा, बात करेगा, शूट करके लाएगा। 3 मिनट की स्टोरी को शूट करेगा कम से कम आधे घंटे, 35-40 मिनट, आके एडिट करेगा, उसको 3 मिनट का कैप्सूल बनाएगा। एडिटर का रोल भी आ गया उसके अंदर। तो 3-4 लोगों का उसमें काम लगता है, फिर जाके कैप्सूल तैयार होता है जो आपको शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे देखने को मिलता है। मेहनत लगी उसमें। और सिर्फ गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वो तेजपुर चला जाए या अपर असम चला जाए या मणिपुर चला जाए, मेघालय चला जाए, मैं उधर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसमें एफर्ट लगता है, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है। अगर मैं कॉक फाइट करा दूं, मुझे कोई खर्चा नहीं है। 4 आदमी को बुलाना है, और अब तो बुलाना भी नहीं है, उनको मैं जूम लिंक भेज देता हूं कि सर ये जूम लिंक से कनेक्ट हो जाइए। अब तो स्टूडियो बुलाने के लिए गाड़ी भी नहीं भेजनी है सर, वो खर्चा भी बच गया मेरा, थैंक्स टू कोविड। कोविड ने हमको जूम मीटिंग सिखा दी, टीम्स मीटिंग सिखा दी कि आप लिंक भेज दो, लिंक पे काम चल जाएगा। तो सबसे आसान जर्नलिज्म का तरीका है डिबेट शोज। उसमें एक रत्ती खर्चा नहीं है, मुफ्त का इंटरटेनमेंट है। आपको कुछ पाना नहीं है, आपका मनोरंजन पूरा होना है। 1 घंटे तक आप भी मजेदार हैं, आपको भी मजा आ रहा है, हाँ ही चल रहा है। पर कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं इस सोसाइटी का, एज अ जर्नलिस्ट मुझे सोच के डर लगता है। क्योंकि हम जो दिखाते हैं, हम जो टीवी पे करते हैं, वो कितने लोग देखते हैं बहुत ध्यान से, और वो उसको सच मानते हैं, वो उसको आत्मसात करते हैं। क्योंकि कईयों बार मैंने देखा है कि सर आपने उस शो में ऐसा कहा था, आपने तो उस दिन वो कहा था, हम कह के भूल जाते हैं। वो बच्चा जो जर्नलिज्म में आने वाला है, जो जर्नलिज्म का छात्र है, पढ़ रहा है, उसको वो याद है। वो 2 साल बाद, 1 साल बाद आपसे मिला, उसने कहा कि सर आपने तो ऐसा कहा था। वो इम्पैक्ट लेके चला जाता है। और हमको इस बात का एहसास नहीं होता कि हम जो ये सस्ता जर्नलिज्म करते हैं, कॉक फाइट वाला, ये सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, हमारी कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है। अब बहुत अच्छी बात की अभी राजदीप भाई ने, असम मतलब सब साथ साथ, हम आप इतने सारे ट्राइब्स यहाँ पे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, सब साथ मिलके रहते हैं, सब साथ मिलके चलते हैं। यही तो हिंदुस्तान है। हम क्यों एक साथ हैं भाई? हमने यहाँ जन्म लिया इस भारत माता की गोद में, ये हमारी किस्मत थी। पर जन्म लेने के बाद अगले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो वो मेरी चॉइस है, मैं अपनी पसंदगी से यहाँ रह रहा हूँ। अगर मुझे इसमें दिक्कत होती कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, तो मुझे चले जाना चाहिए था यहाँ से छोड़ छाड़ के, कहीं चला जाता, श्रीलंका चला जाता, भूटान चला जाता, अमेरिका और यूरोप नहीं जा पाता तो कहीं किसी और मुल्क में जाकर रह जाता। पर क्योंकि इस डाइवर्सिटी को, इस अनेकता में एकता को हम इंजॉय करते हैं, हम चेरिश करते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलजुल के एक साथ एक तरीके से रहें।
फिर इस कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले जो शोज हैं, मैं बड़े सोच समझकर इस मंच से बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से कह रहा हूं, इस तरह के शोज को दर्शक क्यों मिलते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो कॉक फाइट के शोज को देखकर देश की एकता अखंडता को पर जो विपरीत असर डालते हैं, उसको कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, क्यों पसंद कर रहा है? मैंने डिबेट शोज करने बंद कर दिए हैं। 2019 चुनाव के पहले मैंने तय किया मैं नहीं करूंगा। उसकी बहुत पर्सनल वजह थी। मेरे बेटे हैं 2। मेरा छोटा बेटा स्कूल से लौटा और उसके एक दोस्त ने, क्लासमेट ने, तब वो क्लास 7th में पढ़ता था, उसने मेरे बेटे को कहा कि कल तेरे पापा ने डिबेट शो में ऐसा कहा था। मेरा बेटा आया, उसने मुझे कहा, पापा इज इट राइट, आपने ऐसा कुछ कहा था? मुझे लगा झटका। मैंने कहा नहीं, ये तो बात गलत दिशा में जा रही है। मुझे किसी को डिस्टर्ब करने के लिए शोज नहीं करने हैं। मैं आधी तनख्वाह ले लूँगा, पर ये काम, ये पाप मैं अपने सर लेकर नहीं जाऊँगा कि मुझे इस तरीके से जर्नलिज्म करना पड़े। एंड वेरी फ्रैंकली, सिंस 2019 फरवरी मार्च नाउ, मैं कोई डेडिकेटेड डिबेट शो नहीं करता हूँ। कभी कोई इवेंट आ गया, घटना घट गई, कुछ हो गया तो अलग बात है, पर कोई डेडिकेटेड डिबेट शो मैं नहीं करता हूँ। उसके पहले मैंने किए, बिल्कुल किए, बट मुझे भी वो झकझोरना पड़ा। मेरे बेटे के द्वारा वो सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा कहा था क्या? तो आई रियलाइज कि नहीं यार, ये तो बहुत गलत दिशा में चीज़ें जा रही हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहूँगा आप सब रियलाइज़ करें, फिर मैं उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं जानता हूँ हम लोग लेट हो गए ऑलरेडी। हम जितने न्यूज़ चैनल के लोग हैं, हमारा रेवेन्यू मॉडल आपको पता है क्या है? हम कहाँ से कमाते हैं? मैक्सिमम न्यूज़ चैनल जो है वो फ्री टू एयर न्यूज़ चैनल है। मतलब आपको 5 पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर आपके घर में सेटेलाइट लगा हुआ है, DTH लगा हुआ है और आप चैनल सर्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई न्यूज़ चैनल मिल जाएगा। अब फ्री में आ जाता है, बस आप चैनल दबो, चैनल आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। पर अगर आप OTT पे जाते हैं, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेंगे, जियो स्टार की लेंगे क्रिकेट मैच देखने के लिए, प्राइम की लेंगे, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। कहीं 199 रुपये, कहीं 99 रुपये, कहीं 399 रुपये, कहीं सालाना पैकेज 4 स्क्रीन का 799 रुपये प्राइस देते हैं ना आप। तो आपको नेटफ्लिक्स पे बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है, इंटरनेशनल क्वालिटी की फिल्में देखने को मिलती हैं। न्यूज़ चैनल जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे अधिक इम्पैक्ट डालता है आपके दिलो दिमाग पे, क्योंकि वो डेली न्यूज़ आपके सामने प्रोसेस करके दे रहा है, वो आप फ्री में देख रहे हैं। और मैं कहूं कि नहीं, आपको रोज 1 रुपया देना पड़ेगा। कितने लोग तैयार होंगे? अगर आपको एक चैनल देखना है, मेरा चैनल देखना है, 1 रुपया रोज देना है आपको। आर यू रेडी? दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे देश में 50 रुपए का अखबार, 50 रुपए की कॉस्ट आती है एक अखबार की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, 40 से 50 रुपए, जो वीकेंड एडिशंस होते हैं जिसमें 32 से अधिक पेजेस होते हैं। 40 से 50 रुपए कॉस्ट आती है। पेपर कितने का आता है? 5 रुपए का। 45 रुपए वो कहाँ से निकालता है? उस अखबार में छपने वाले विज्ञापनों से। तभी वो फ्रंट पेज पे इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन छपता है। दुर्गा पूजा पे, नए साल पे, गणेश चतुर्थी पे, एनी फेस्टिवल, ईद पे। कहाँ से आता है? सरकारी विज्ञापनों से। इस पार्टी का विज्ञापन, उस पार्टी का विज्ञापन, इस मंत्रालय का विज्ञापन, उस मंत्रालय का विज्ञापन।
सेम चीज हैपन्स विद न्यूज चैनल्स ऑल्सो। न्यूज चैनल जिसको चलाने की कॉस्ट, मैं बहुत ही रफ एस्टिमेट बात कर रहा हूं, एक न्यूज चैनल को चलाने के लिए मोटा मोटी ये मान के चलिए, एक रफ एस्टिमेट के तौर पर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मान लीजिए रनिंग कॉस्ट। और मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद उस 1 करोड़ रुपए के लिए वो कहां से आ रहे हैं? उस चैनल में जो ब्रेक्स में विज्ञापन चलते हैं, अगर आप देखते होंगे वो विज्ञापन कहां से आ रहे हैं? मैक्सिमम एड्स जो आते हैं वो किसी ना किसी सरकार के, डिपार्टमेंट के, पॉलिटिकल पार्टी के, उससे जुड़े हुए आते हैं। तो जब न्यूज़ चैनल्स पे, फ्री टू एयर न्यूज़ चैनल पे 200, 250, 300 आदमी की टीम काम करेगी, उनको तनख्वाहें देनी है, 300 आदमी के में से 200 के तो फैमिलीज़ होंगी, इनके 2 बच्चे 3 बच्चे होंगे, मिनिमम तनख्वाहें 50,000 से लेके मैक्सिमम जो ब्रैकेट होता है वो 40-50 हज़ार से लेके 1.5 लाख के बीच का होता है, बल्क जो सैलरी का मैं बात कर रहा हूँ। ये तनख्वाहें निकालनी है कहाँ से आएंगी? उसी विज्ञापनों से आती हैं। विज्ञापन कहाँ से आता है? सरकार के एडवर्टीजमेंट से आता है। 50 to 60% रेवेन्यू जो आता है वो सरकारी न्यूज़पेपर, सरकारी विज्ञापनों से आता है। तो जब सरकार के, क्योंकि सरकार के पास ही पैसा होता है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। पहले सरकारें पैसा देती थी, मनमानी नहीं करती थी। उनको, सरकार को ही पता था कि इससे रेवेन्यू जनरेशन, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, 200-300 लोग काम कर रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इसको करना चाहिए। अब सरकारें क्या करती हैं कि मैं तुमको इतना रुपए का विज्ञापन दे रहा हूं, तो अब सिर्फ तुम मेरी खबरें दिखाओ। अब ये कंडीशन लगने लगी है। फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, एक्स सरकार ने विज्ञापन दिया है तो आप वाई सरकार के पास भी जाते हैं ताकि उसको भी आप जगह दे सकें। तो अब आप एक्स और वाई, 2 अपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं, 2 अलग अलग स्टेट में, उन दोनों का विज्ञापन लेके आप दिखा रहे हैं। तो वो कहता है एक्स कि यार वो वाई का विज्ञापन मेरे साथ मत दिखाया करो, वाई वाला कहता है उसके साथ मेरा मत दिखाया करो। मतलब इस हद तक डिमांडिंग हो गए हैं, डिमांड्स हो गई हैं, आर्म ट्विस्टिंग होती है, एंड दैट्स अ फैक्ट। और हम सब इस चीज को झेलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 5 साल ND24 ने जो सफलतापूर्वक कामयाबी से पूरे किए, तो जोरदार तालियां बजाइए कि इस काजल की कोठरी में रहकर भी अगर कोई कालिक से बचा रहे तो वाकई में कोई अच्छा काम कर रहा होगा। ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए इस बात का एहसास करना। हम सब बड़ी आसानी से पत्रकारों को पेंट कर देते हैं, गोदी मीडिया, ढिमकाना मीडिया, लुटियन मीडिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं शर्तिया बोल रहा हूँ, आप सब जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया होगा कि आगे जाके करप्ट बन जाना। जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, उनके माँ बाप ने उनको नहीं सिखाया होगा कि आगे जाके गलत काम करना। कोई किसी को नहीं सिखाता है कि तुमको आगे जाके करप्शन करना है। कोई किसी को नहीं कहता है कि आगे जाके गलत काम करना है। सब माँ बाप एक ही बात सिखाते आए हैं सालों साल से, जब से धरती की उत्पत्ति हुई है, कि अच्छा काम करना है, नेक काम करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है और सिंपल सहज जीवन बिताना है। एम आई राइट? इसके अलावा तो कोई, और इससे अधिक तो कुछ होता नहीं है जीवन में। मौका, हालात, परिस्थिति ऐसी हो जाती है, बना दी जाती है, वही मार्केट फोर्सेस हमको मजबूर कर देते हैं ये सोचने के लिए, ये कहने के लिए राजदीप, कि हमको अगर सस्टेन करना है, इस इंडस्ट्री में रहना है, तो अगर दोपहर में कोई फिल्मी कार्यक्रम चल रहा है किसी चैनल पे
और उसकी टीआरपी आने लगती है तो दूसरे कंपटीशन पर भी जोर पड़ता है, यार तुम भी दिखाओ ना, क्योंकि तुम फिल्म नहीं दिखा रहे हो तो तुम टीआरपी में पीछे छूट गए हो, क्योंकि उसका शो क्राइम का अच्छा कर रहा है, तुम्हारे पास क्राइम का शो नहीं है तो तुम भी क्राइम को थोड़ा ड्रामेटाइज करके दिखाओ, थोड़ा सा उसको और शूशा बनाओ उसको जरा सा, ताकि दर्शक उसके पास आए, थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करो, किसी फीमेल से एंकर कराओ, क्राइम का शो किसी फीमेल से एंकर कराओ। इस तरह की चीज़ें कहाँ से आती हैं? इसी मार्केट से आती हैं। ये मार्केट में कौन लोग हैं? हमारे आपके भाई बहन ही बैठे हुए हैं, हमारे आपके साथ के लोग हैं जो मार्केट से ऐड लेके आते हैं, फिर वो आपको ज्ञान देते हैं एडिटोरियल मीटिंग में आके, मार्केटिंग के लोग, कि सर उस चैनल ने तो वैसा कर दिया, क्या हम वैसा नहीं कर सकते हैं? उनका रिपोर्टर तो चीखते हुए, चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए एंकरिंग करता है, हम वैसा नहीं कर सकते हैं क्या? अगर चीखना, चिल्लाना और दौड़ना, कूदना, फांदना ही एंकरिंग होती तो कर लो फिर सब लोग, किसने मना किया? इस दुनिया में धैर्य का, धीरज का कोई मुकाबला नहीं है। जल्दबाजी में कोई भी चैनल, कोई भी अखबार, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना भी बड़ा लीप मारने की कोशिश करे, पर जो तेज चलता है वही औंधे मुंह गिरता है, जो संभल के चलता है वही कछुआ रेस जीतता है। तो कछुआ बनने में नुकसान नहीं है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो संभल के चलना होगा, समझदारी से चलना होगा, और वो मुकाम हासिल कर लेने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जाते जाते एक बात और कहूंगा और फिर इस अपनी बातचीत को खत्म करूंगा। आई होप कि मैंने ज्यादा वक्त नहीं लिया। सोशल मीडिया पे हम, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। यंगस्टर्स पीछे बैठे हुए तो पक्का करते होंगे, आगे जो सीनियर्स हैं अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जोड़ने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि वो सोशल कम रह गया और अनसोशल ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं दो बातें कहूंगा और उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करूंगा, और दोनों बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हैं। आप लोग सरकार में बैठे हैं सर, और मैं आपसे आपके ज़रिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गोस्वामी जी, इसको ऊपर तक लेके जाइए। आप जहां भी लेके जा सकते हैं वहां लेके जाइए, इसको लेके जाइए आप। सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो इंस्टा का हो, चाहे वो स्नैपचैट का हो, जो भी हो, वो उसी व्यक्ति का खुल सकता है जो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करेगा। कंपलसरी कर दीजिए, ये ट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। कंपलसरी कर दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स खुलेंगे। जैसे इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन के लिए, ट्विटर ने वेरिफिकेशन के लिए अब मांगना शुरू किया है। अब एलन मस्क हमारा आधार कार्ड नंबर लेके अपने इस देश में जा रहा है, पर हमारे देश में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। जितनी भी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे होती है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप अपना नाम छुपा सकते हैं। नाम है सुमित अवस्थी, फोटो लगा रखी है अमिताभ बच्चन की, गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को। एम आई राइट? आपकी जो आपके आधार पे फोटो है, जो आपकी पैन पे फोटो है, वही फोटो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे होगी, ताकि दुनिया को पता रहे कि सुमित अवस्थी की आलोचना XYZ ने की है। हाँ ठीक है, मैं आलोचना सुनने को तैयार हूं, पर आप अपनी आइडेंटिटी तो रिवील करिए मुझे। आप हैं कौन? आप कौन है भाई? आप बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, हर हिंदुस्तानी का मैं सलाम करता हूं, 140-150 करोड़ जनता का। और क्योंकि मैं जब सबसे सवाल पूछता हूं तो लोग बाग पलट के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, पर आप अपनी सही पहचान तो बताइए कि मैं किस एनोनिमस व्यक्ति से बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये, इस चीज़ को हमको मूवमेंट बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स खुलें
या जिनके पास है वो अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो उनके पास है वो सबमिट करें और वही फ़ोटो जो उनकी वहाँ लगी है वही फ़ोटो उनके अकाउंट पे होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, पहले मैं डिस्क्लेमर बोल दे रहा हूँ राइडर के साथ, लेकिन हम पत्रकारों के लिए एक नियम होना चाहिए। जैसे डॉक्टर लोग शपथ लेते हैं, वकील शपथ लेते हैं प्रोफेशन में आने के टाइम पे, ऐसे हम पत्रकारों को लिखित में एक एफिडेविट पे साइन करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जमा करना चाहिए कि आज मैंने पत्रकार बनने की शपथ ली है, मैं अब जीवन भर किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी विधानसभा में किसी भी संसद में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कोई कितना अच्छा ऑफर क्यों ना दे। हर पत्रकार के एस्पिरेशंस होते हैं और बहुत से लोग तो नेता से पत्रकार और पत्रकार से नेता ऐसे बनते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब किस रोल में है वो लोग। तो हर पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये कमिटमेंट करे अपने दर्शकों से, अपने रीडर से, अपनी सोसाइटी से कि मैं ईमानदारी से पत्रकारिता करने आया हूँ, मेरे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, मैं जो सच दिखेगा वो मैं बताऊँगा। अच्छी बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुंभ में भगदड़ मच रही है, लोग मारे जा रहे हैं, एक भगदड़ को छुपाई गई है तो मैं वो भी दिखाऊंगा। पर अगर उस कुंभ को कवर करने के लिए 3000 ट्रेनें चलीं और 5 करोड़ यात्री आए और 60 करोड़ लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया तो मैं वो भी दिखाऊंगा। ये दर्शक तय करेगा, ये दर्शक, व्यूअर, पाठक तय करेगा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर मैं अपने फायदे नुकसान को तौलते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, कल मुझे जाके किसी एक्स पार्टी को ज्वाइन करना है तो आज मैं उसके बीज बोना शुरू कर दूं और एक दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दूं। आई होप एम आई मेकिंग सेंस कि जर्नलिस्ट को ये एफिडेविट देना चाहिए कि वो कभी किसी पॉलिटिकल एफिनिटी में नहीं जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएगा, कि कभी कहीं कोई पद नहीं लेगा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, एनीथिंग। नो मतलब नो। अगर आपके एम्बिशंस हैं फिर आप जर्नलिस्ट मत बनिए, और जर्नलिस्ट बनने के बाद जाग गए तो छोड़ दीजिए जर्नलिज्म, 10 साल तक हिमालय में पहाड़ी तपस्या करके आइए, फिर लौट के आइए, उसके बाद देखेंगे। तो आखिर में जाते जाते मेरे एक दोस्त ने लिख के भेजा मुझे, ये शुभम यहाँ बैठा हुआ है, ये उसके लिए है। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें ये एहसास कैसे होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।